हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अभी तक हमने डिस्कस किया कैसे माइक्रोब्स जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूटिलाइज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोब्स का यूसेज इन बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट बेसिकली जो है वो बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। मिक्सचर ऑफ गैसेस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आते हैं। क्या होता है कि जैसे डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और कौन सा टाइप ऑफ माइक्रोब्स है, अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो जैसे फर्मेंटेशन में हमने किया कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, वैसे ही मिथानोजन वाली कैटेगरी में मिथानोबैक्टीरियम जो है वो मीथेन की जनरेशन करता है अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इस चीज़ को कमर्शियली यूज़ किया गया। तो एक्टिवेटेड स्लज में बायोगैस की फॉर्मेशन हो रही थी। इसी तरह से बायोगैस की फॉर्मेशन होती है रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स आर कट च्यूइंग ऑर्गेनिजम्स। ये रीगर्जिटेट करके अपना फूड कट च्यू करते हैं। इनकी स्टमक में एक पार्ट होता है जिसके अंदर र्यूमन, जिसके अंदर ये सेलुलोजिक बैक्टीरिया रहते हैं और ये बैक्टीरिया फूड पे एक्ट करके मीथेन जनरेट करते हैं। इस प्रिंसिपल को मतलब उनका जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटा है उसे इस प्लांट में यूटिलाइज किया जाता है एज रॉ मटेरियल। क्या होता है कि 10 to 15 फीट डीप एक कंक्रीट का टैंक बनाया जाता है। उस टैंक के अंदर आप फिगर में देख सकते हो, उस टैंक के अंदर हमारे पास एक साइड पे काऊ डंग और वाटर डाल दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है विलेजेस में डंग काफ़ी होता है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या कुछ है, उसमें जितना भी एनिमल वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, उसे डिस्पोज ऑफ करना एक वो भी न्यूसेंस होती है। तो इसका एक बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीका इसको यूज़ करने का ये बायोगैस प्लांट बना। काउडंग और वाटर को एक साइड से एज रॉ मटेरियल स्लरी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में इसे डाल दिया जाता है। इस का जो टैंक है उसके ऊपर एक हॉलो गैस होल्डर होता है। वो गैस होल्डर जो है जितनी भी गैस जनरेट होती है उसे विद प्रेशर वो नीचे ही रखता है। दूसरी साइड से स्लज जो है वो रिमूव हो जाता है। ये जो गैस होल्डर है उसकी पाइप को कनेक्ट करके आगे किचन के साथ या फ्यूल को सेव करने के लिए, जैसे अदरवाइज क्या करते थे, काऊ डंग को ड्राइड केक्स की फॉर्म में उसे उपले बना के गोबर के चूल्हों में जलाया जाता था, तो वो पोल्यूशन वाला पार्ट भी इससे कम होता है। साथ ही साथ अदरवाइज इसको जो बायो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए ओपन प्लेसेस पे डंप कर दिया जाता था काऊ डंग को, तो उससे क्या होता था, उससे बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे आगे डिजीज़ेस जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस है वो होती थी, वो सारा का सारा पार्ट इससे कट डाउन हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट इसे सब्सिडाइज करती है विलेजेस में। ये जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज स्टार्टेड विद द एफर्ट्स ऑफ IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, और साथ ही साथ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उनसे KVIC डिनोट करते हैं। अगेन हमारे लिए एक MCQ फ्रेम होता है। तो यहाँ पर बायोगैस की फॉर्मेशन इस तरीके से की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोब्स की एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट माइक्रोब्स को यूज़ करना क्यों ऐसे ज़रूरी हो गया हमारे लिए? पहले हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे। पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने से हमारी वाटर बॉडीज़ तक जो रनअवे वाटर होता है वो चला जाता है, वो सॉइल वाटर में सीप इन कर जाता है वो, और जो हम इसमें वेजिटेबल्स या क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स आके हमारी बॉडी के अंदर वो एंटर करता है। इस सारी चीज़ को बचाने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें बायो फर्टिलाइज़र भी
यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी केमिकल्स नहीं डाल रहे, फर्टिलाइजर्स में भी, और कंट्रोल करने के लिए भी एक लिविंग एजेंट को दूसरे लिविंग एजेंट के अगेंस्ट यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, टॉक्सिक केमिकल्स पर से हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो बेसिकली नुकसान क्या होता है, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ना, वो जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में फूड चेन के थ्रू वो एंटर कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, डेट्रीमेंटल फॉर आवर हेल्थ है। तो चेकअप करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लेडी बर्ड बीटल की। जो लेडी बर्ड है उसे यूज़ किया जाता है एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड नंबर पे बात की जाती है ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो लार्वेस को खाती है, तो मॉस्किटो लार्वे को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाई को यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे बात होती है बैसिलस thuringiensis की। ये एक बैक्टीरियम है जिसके सैशे मिलते हैं, उनके सैशे को लिक्विफाई करके स्प्रे कर दिया जाता है पत्तों के ऊपर। इसका प्रिंसिपल क्या है कि बैसिलस thuringiensis के पास एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस, विच इज़ इन प्रिकर्सर फॉर्म, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। तो वो बैक्टीरियम को तो नहीं नुकसान पहुंचाता, लेकिन जब ये इसको कैटरपिलर्स खाते हैं तो गट में जाके अल्कलाइन पीएच के कंटेक्ट में आके ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि गट इंसेक्ट की जो है या कैटरपिलर की गट है वो परफोरेशंस हो जाती है उसमें, उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर उसे स्प्रे कर दिया गया लीव्स पे और ऐसे स्प्रेड लीव्स को किसी कैटरपिलर ने खाया तो वो कैटरपिलर अपने आप मर जाएगा, क्योंकि ये खुद एक बैक्टीरियम ही है। तो ऐसे अदरवाइज जो इन पत्तों को नहीं खाएगा ऑर्गेनिज्म, उसको ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इससे हमारा थोड़ा जो केमिकल्स की डिपेंडेंस है वो भी कम हुई, और हमारे यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी अननेसेसरी किलिंग भी नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी कनेक्शन में बीटी कॉटन की। बीटी कॉटन जो है बैसिलस thuringiensis से ही बीटी कॉटन है, जेनेटिकली इंजीनियर करके कॉटन में और कॉर्न में, इसी तरह से कॉर्न भी होता है, कॉटन और कॉर्न के अंदर ये बैसिलस thuringiensis के जीन्स को डाल दिया जाता है। क्राई जीन्स होते हैं, वो जीन्स जो हैं वो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ अपने में कैरी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बहुत सारे इंसेक्ट्स पे जो मतलब प्लांट डिजीजेज है उस पे काम करता है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये एक फ्री लिविंग फंगस है, रूट इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है, तो बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस पे ये आसानी से काम कर सकता है। अगली कैटेगरी है बैक्यूलोवायरसेस की। बैक्यूलोवायरसेस एक ब्रॉडर कैटेगरी में न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि ना, दिस इज नैरो स्पेक्ट्रम और स्पीशीज स्पेसिफिक। तो मज़ेदार बात यह है कि क्योंकि वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक स्पीशीज पे एक्ट करेगा और कम रेंज को फॉलो करेगा, इसीलिए ये भी जो हमारे लिए यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नहीं मारेगा, सिर्फ हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स की किलिंग करेगा। इन सारी चीज़ों को आईपीएम के अंदर यूज़ किया जाता है। आईपीएम इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वर्ड यूज़ वहीं पर होता है जहाँ एमालगमेशन होती है 2-3 प्रैक्टिसेस की। तो इसका मतलब क्या है, पहले बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करो, अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी मैकेनिकली अपरूटिंग कर दी जाए, उस पेस्ट का रिमूवल मैकेनिकली कर दिया जाए। फिर अगर वो मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है वीडिंग करनी, या जैसे किसी में थॉर्न्स हैं तो उसको रिमूव करना इजी नहीं है, तो केमिकल का यूटिलाइजेशन किया जाए। तो ऐसे करके जब मिक्सचर ऑफ 2-3 प्रैक्टिसेस होता है उसे हम कहते हैं आईपीएम या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर।
पहले हमने +1 में जब मोनेरा पढ़ा था तब भी बायो फर्टिलाइजर्स की बात की थी। वहाँ हमने बात की थी नॉस्टॉक एंड एनाबीना, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स थे, उनको यूटिलाइज करते थे एज बायो फर्टिलाइज़र, लेकिन उसके डिटेल्स नहीं थे ज़्यादा। तो यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो क्या क्या यूज़ होगा। बचपन से हम पढ़ते आए हैं राइजोबियम। राइजोबियम एक सिम्बायोंट की तरह रहता है लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में, जो हमारी पल्सेस है उसकी रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरियम रहता है। तो ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्लांट क्यों नहीं टेकअप कर पाता डायरेक्टली नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, वो एनारोबिक कंडीशंस में काम करना है, तो वो एनारोबिक कंडीशंस इसके पास नहीं होती। लेकिन जहाँ राइजोबियम रूट नोड्यूल्स बनाता है, उन रूट नोड्यूल्स में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि एक एंजाइम होता है जो कि एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर एक्ट करता है और एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजनेज काम कर पाता है। तो एक तो हो गया हमारे पास राइजोबियम, जो एज सिम्बायोंट एक्ट कर रहा है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। दूसरा इसी कैटेगरी में आता है हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया। वन इज एजोस्पाइरलम एंड सेकेंड इज एजोटोबैक्टर। ये भी नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल को एनरिच करते हैं। इसी कैटेगरी में हम बात करते हैं माइकोराइजा की। अगेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने माइकोराइजा किया था और प्लांट किंगडम में भी माइकोराइजा की बात हुई थी, जब पाइनस की रूट्स की एसोसिएशन में ग्लोमस फंगस रहता था। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट इन एसोसिएशन विद फंजाई इज कॉल्ड माइकोराइजा। तो इसमें क्या होगा, फॉस्फेट्स की एब्जॉर्प्शन में माइकोराइजा हेल्प करता है, क्योंकि फंजाई है ना, तो एब्जॉर्प्टिव मोड होगा। ये सारे अराउंड द रूट सिस्टम एक लेयर बना लेता है और वो एब्जॉर्प्टिव इन फंक्शन होती है। तो इससे फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन एज वेल एज प्रोटेक्शन टू द रूट्स फ्रॉम द रूट बोर्न पैथोजेंस इसे मिल जाती है। तो कोई सिलानिटी से या ड्रॉट से टॉलरेंस है, वो भी ये माइकोराइजा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फंजाई का प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। तो फंजाई को क्या फ़ायदा मिलता है, उसको रहने के लिए एक प्लेस मिल जाती है, मतलब हैबिटेट प्रोवाइड हो रही है साथ में फंजाई को। अब इसी कैटेगरी में हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। जैसे हमें पता है नॉस्टॉक और एनाबीना यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि इनमें हेट्रोसिस्ट होते हैं। हेट्रोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। इसी कैटेगरी में ऑसिलेटोरिया भी आता है। तो नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया, ये सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया हैं। इसी तरह से साइकस की रूट्स में कोरेलॉइड रूट्स होती हैं, वो भी साइनोबैक्टीरिया कैरी करती हैं। पैडी फील्ड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। एजोला जो है फर्न है, एक्वाटिक फर्न, वो अपने अंदर नॉस्टॉक और एनाबीना एजोली को कैरी करता है। तो वो जो हैं दोनों, मतलब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जब पैडी, आपको पता है जब बीजते हैं तो उसमें क्या पानी थोड़ा छोड़ा जाता है, तो उसमें वाटर लेवल में उसमें एक्वाटिक फर्न डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और ये एक्वाटिक फर्न जो है अपने में नॉस्टॉक और एनाबीना को कैरी करता है। तो नॉस्टॉक, एनाबीना, जब ये एक्वाटिक फर्न जैसे जैसे मरता जाएगा वैसे वैसे ये स्लो फॉर्म में उसको अवेलेबल करवाता जाएगा नाइट्रोजन। तो मतलब ये कमर्शियली भी आजकल बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र हमारी मार्केट में अवेलेबल है। विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आप इसकी लिस्टिंग करिए और इसे याद करिए। छोटा सा चैप्टर है और इसमें से काफ़ी सारे MCQs फ्रेम हो जाते हैं। Wish you all the best.